Hello everyone. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर 3। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 9। ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्लास 12 फिजिक्स। तो ये हमारा लेक्चर 3 है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सर मिरर इक्वेशन की। मिरर इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे, जो कि होता है सर 1/f इज इक्वल टू 1 इमेज डिस्टेंस प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इन जनरल जिसको हम लोग अपने बुक में देखते हैं, इमेज डिस्टेंस v से लिखा होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से लिखा होता है। यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है सर कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर यूज़ हुआ है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अब इमेज फॉर्मेशन के लिए, इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर जो हमने लेक्चर 2 में देखा है, 4 रे ट्रेसिंग हमने देखा था। ठीक है, उन चारों में से किसी दो का यूज़ हम लोग करेंगे। किसी दो का यूज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर एक चीज़ देखिए, वो वैसे भी एटलीस्ट 2 रे का यूज़ करना ही करना है। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर कि इन प्रिंसिपल वी कैन टेक एनी 2 रेज emanating from a point on an object, trace their path, find their point of intersection and thus obtain image of the point due to reflection at a spherical mirror। लेकिन जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन प्रैक्टिस हाउएवर इट इज कन्वीनियंट टू चूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज। ये 4 जो रे डायग्राम हमने देखा इमेज फॉर्मेशन के लिए, इन चारों में से हम लोग किसी दो का यूज कर सकते हैं। हमने 4 इमेज रे डायग्राम हमने देखा इमेज फॉर्मेशन के लिए, उनमें से हम किसी दो का यूज़ कर सकते हैं। ये रे डायग्राम हमने 4 रे डायग्राम हम लेक्चर 2 में देखा था। इन चारों में से किसी दो का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो दो का यूज़ हम लोग करेंगे। पहला हम क्या यूज़ करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई लाइट रे इमिट होती है, तो ये इनकमिंग लाइट रेज इस तरीके से गई और इस पोल से टकराई। पोल से टकराने के बाद क्या होता है सर, वो प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग नॉर्मल की तरह ट्रीट करते हैं, और यहाँ पे सर क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरीके से चली जाती है। ठीक है, उसके बाद एक और चाहिए होगा, तभी तो जाके रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पे इमेज फॉर्म होगा। तो एक हमने बोला सर ऑब्जेक्ट से इस तरीके से एक लाइट रेज निकली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने के बाद जब वो मिरर से टकराती है, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेते, यानी कि वो दोबारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर गुजर जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ सर, इन दो रेज जो हुए वो यहाँ पे एक दूसरे को उन दो रेज ने इंटरसेक्ट किया, तो इमेज हमारा सर कहाँ बना, यहाँ पे। कैसा बना सर? डाउनवर्ड डायरेक्शन, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो इसका साइन कैसा होगा? यूजिंग साइन कन्वेंशन ये होगा सर नेगेटिव। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है सर? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। कैसा है सर? अपराइट है और अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, तो इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव। चलिए, अब चूंकि इमेज यहाँ पे बना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई। क्या लिखा हुआ है? आई। और यहाँ से लेकर इस वर्टेक्स को हम लोग पोल भी कह सकते हैं, चूँकि हमें पता है कि इमेज डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, फोकस पॉइंट हो, कुछ भी हो, हमेशा और हमेशा हम पोल से ही मेज़र करते हैं। उनके डिस्टेंस को हमेशा पोल से ही मेज़र किया जाता है। तो यहाँ से पोल से लेकर इमेज डिस्टेंस जो है वो क्या दिया हुआ है? क्यू। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, ये कितना है? ये क्या हो गया सर? रेडियस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। और ये ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द पोल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन एज पी। नोमेनक्लेचर है, आप कुछ भी रख सकते हैं। आपको जिस लेटर से प्यार हो आप उस लेटर का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, जब इस तरीके का हमने रे डायग्राम यूज़ किया इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो एक बड़ी सी ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये पिंक कलर की, ये वाली ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, और एक छोटी सी ट्रायंगल यहाँ दिख रही होगी।
इन दोनों ट्रायंगल के अंदर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करें, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज़ करके हम साइड्स को निकालेंगे। जैसे सपोज कि इस बड़े ट्रायंगल के लिए अगर हम लिखना चाहें, अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होता है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बिहेव कर रहा है और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बिहेव कर रहा है। सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें जो कि पिंक कलर का है, वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है सर? एंगल के सामने वाला। अच्छा, एंगल यहाँ पे थीटा है, थीटा के सामने वाला यानी कि सर h। बेस यानी कि थीटा के एडजेसेंट साइड, वो क्या हो गया सर? यहाँ पे क्या है सर? p। कितना है सर? p। छोटे वाले ट्रायंगल की हम बात करेंगे, इस ट्रायंगल की जो कि ब्लू कलर का है, इसके लिए हम लिख सकते हैं सर tan थीटा इज इक्वल टू थीटा के सामने वाला साइड यानी कि परपेंडिकुलर h डैश अपॉन सब बेस एंगल साइड एडजेसेंट टू एंगल यानी कि सर ये वाला। तो ये वाला सर कितना दिया हुआ है सर? अगर हम बात करें सर तो ये है q। ये कितना डिस्टेंस क्या है? q है सर। लेकिन चूंकि हाइट जो है इमेज का वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन है फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव। अगर इन दो इक्वेशन का यूज़ करें तो एक सर हम हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो भी निकाल सकते हैं यहाँ से। किसके रिस्पेक्ट में? डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ देखें कि सर यहाँ tan थीटा, यहाँ भी tan थीटा, यानी कि LHS दोनों जगह क्या है सर? इक्वल है। अगर इन दो को हम लोग दो अलग अलग इक्वेशन मानते हैं तो यहाँ पे tan, यहाँ भी tan, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यानी कि ये दोनों आपस में है बराबर। तो इन दोनों को भी हम बराबर आपस में लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया कि सर h बाई पी इज इक्वल टू माइनस एच डैश अपॉन क्यू, और हम चाहें तो इसको मैग्नीफिकेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर सर ये क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर, अगर इसको हम लोग रीअरेंज करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, ये h तो यहीं पे रहेगा, इस h को हमने यहाँ ले आया तो q कहाँ चला जाएगा सर? यहाँ। तो ये हो जाएगा सर q बाई पी। ये क्या हो जाएगा सर? q बाई पी। अब चूंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो ये क्या होगा सर? माइनस। तो ये इक्वेशन हमारा एक आ गया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे आगे फर्दर। ठीक है, तो ये हमारा मान के चलते हैं कि ये इक्वेशन हमारा कैसा है? 1 है। ठीक, अब हम लोग चूंकि यहाँ पे हमने एक बड़े ट्रायंगल की बात कर ली, एक छोटे ट्रायंगल की बात कर ली, लेकिन अभी भी यहाँ इसके अंदर दो ट्रायंगल और हैं। एक अल्फ़ा जिसका एंगल क्या है? अल्फ़ा है, और यहाँ भी क्या है सर? एक छोटा अल्फ़ा है। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये इस अल्फ़ा वाले ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल की जिसका एंगल कितना है? अल्फ़ा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि tan अल्फ़ा वो किसके बराबर हो जाएगा सर? परपेंडिकुलर यानी कि h अपॉन बेस। अब देखिए यहाँ पे ये टोटल p है और ये कितना है? r है। तो ये वाला पार्ट जो होगा वो कितना होगा सर? p माइनस आर। वो क्या होगा? p माइनस आर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे नीचे बेस पे? p माइनस आर। अब इस अल्फ़ा वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, छोटू सा जो है, उसके लिए हम लिख सकते हैं tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी इसके सामने वाला h डैश, लेकिन ये क्या होगा सर? नेगेटिव अपॉन, अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये r है और यहाँ से लेकर यहाँ तक सर ये क्या है? q है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r माइनस क्यू, r माइनस क्यू। तो यहाँ पे हम बेस क्या हो जाएगा सर? r माइनस क्यू। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अब एक चीज़ हम देख रहे हैं, यहाँ भी tan अल्फ़ा है, यहाँ भी tan अल्फ़ा है। अगर हम इसको एक इक्वेशन माने कि सर ये इक्वेशन नंबर, इक्वेशन मानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये भी tan अल्फ़ा और ये भी tan अल्फ़ा। अगर हम कंपेयर करें तो LHS यहाँ भी इक्वल है, तो हम इसके RHS को इक्वल लिख सकते हैं, जैसे कि h अपॉन पी माइनस आर,
ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एच डैश अपॉन आर माइनस क्यू के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके टर्म में यहाँ पे इसको लिखेंगे, यानी कि एच डैश अपॉन एच के टर्म में लिखना है। तो हम लिख सकते हैं एच डैश अपॉन एच के टर्म में अगर हम लिखने जाएं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस तो रहेगा ही सर, आर माइनस क्यू अपॉन क्या हो जाएगा सर, पी माइनस आर। कोई दिक्कत, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को हम लोग अगर कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को हम कंपेयर अगर करते हैं तो हम यहाँ पे पाते हैं कि सर यहाँ भी एच डैश अपॉन एच है, यहाँ भी एच डैश अपॉन एच है, यहाँ भी एल एच एस क्या है सर, आपस में बराबर है। तो हम इसके आर एच एस को भी बराबर कर लेते हैं। अगर हम आर एच एस को बराबर करते हैं तो यहाँ माइनस क्यू बाई पी, यहाँ माइनस आर माइनस क्यू बाई पी माइनस आर, यानी कि सर ये माइनस, इसे लिख लेते हैं, ये माइनस और ये माइनस सर आपस में हो गया कैंसिल। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सर यहाँ पे क्या, क्यू बाई पी किसके बराबर हो गया सर, आर माइनस क्यू बाई पी माइनस आर के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम लोग करेंगे कैंची वाला गुना, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है सर क्या, पी आर, ठीक है, पी आर माइनस पी क्यू बराबर है पी क्यू माइनस आर क्यू के। और इसको और अरेंज करके लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं पी आर प्लस आर क्यू, ये किसके बराबर है सर, पी क्यू प्लस पी क्यू के। थोड़ा सा और इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको और अरेंज, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सर, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा सर, आर, तो क्या बचेगा सर, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, और यहाँ सर कितना हो जाएगा, टू पी क्यू, क्या हो जाएगा सर, टू पी और क्यू। अब यहाँ फर्दर हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जगह की कमी होने की वजह से हम यहाँ पे अगर आएँ तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर यहाँ पे आर प्लस पी प्लस क्यू और यहाँ पे क्या है सर, टू पी क्यू, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस टू को यहाँ भी लेकर आ सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं पी प्लस क्यू, यहाँ मैं बता रहा हूँ इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से हम यहाँ आ गए, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी प्लस क्यू इज इक्वल टू टू पी क्यू बाई आर, टू बाई आर पी क्यू। अगर हम यहाँ से पी क्यू अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से पी क्यू अगर हम कॉमन ले लें, पी क्यू अगर कॉमन ले लें तो बचेगा 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 2/r पी क्यू, पी क्यू से पी क्यू कट गया, 2/r जैसे कि होता क्या है, f इज इक्वल टू क्या होता है, r/2। तो 2/r कहने का मतलब क्या हो गया, 1/f। तो 2/r को हम लिख सकते हैं सर 1/f और 1/p प्लस 1/q, 1/p प्लस 1/q। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान ये देना, ये जो p है सर वो क्या है सर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है आगे हमारा, यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो लिख सकते हैं कि 1/p क्या है सर, ये जो p है हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यानी कि u है, प्लस 1/q, q क्या है सर, ये जो q है ये हमारा इमेज का डिस्टेंस है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम लोग कैसे लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं, किससे डिनोट करते हैं, v से, और 1/f तो यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/f। तो ये हमारा आ गया मिरर इक्वेशन, और बड़े आसानी से और
ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हमने यहाँ पे मिरर इक्वेशन भी ड्राइव कर लिया। तो लेक्चर 3 में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, या फिर एक मिरर इक्वेशन ड्राइव करने का एक अलग तरीका भी बताऊंगा, जहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो। क्या हो सर? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब उसके पास कोई हाइट नहीं है, बहुत छोटा है, तो उसके लिए भी हम देखेंगे, मिरर इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। फिलहाल आप इस मिरर इक्वेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करें, बार बार इसको बनाएं, चूँकि ये इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग इस मिरर इक्वेशन को बढ़िया से तैयारी करें और इसका डेरिवेशन करके क्लास में आए। फिर क्लास में इस डेरिवेशन को फिर से समझाया जाएगा, कॉन्सेप्चुअली इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और ड्राइव करेंगे। ओके, थैंक यू।